नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेपाल की, जहां हाल में काफी उथल-पुथल मची हुई है। वहां सरकार ने कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी और उसके बाद जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बैन लगा क्यों, लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही और इस पूरे मामले का मतलब क्या है। कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे जटिल स्थिति को थोड़ा साफ तरीके से समझ सकें। देखिए, मामला शुरू तो हुआ एक सरकारी फैसले से, लेकिन ये बहुत जल्दी एक बड़े संकट में बदल गया। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, फिर हिंसा भी हुई और दुख की बात है कि कई लोगों की जान भी चली गई। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक रेगुलेटरी कदम ने इतना बड़ा सामाजिक और राजनीतिक रूप ले लिया। तो हुआ ये कि नेपाल सरकार ने अचानक मतलब एकदम से 20 से ज्यादा बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी और इनमें वो सब नाम शामिल थे जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स भी, मतलब जो पहले ट्विटर था। सोचिए, एक झटके में ये सब बंद हो गए। सरकार ने इसका कारण क्या बताया? उनका कहना था कि ये कंपनियां देश में नए पंजीकरण कानून लागू हुए थे, उनका पालन नहीं कर रही थीं। शायद ये कानून कंपनियों से लोकल ऑफिस या डेटा वगैरह के बारे में कुछ मांग कर रहे होंगे। साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि भाई इस कदम का एक और मकसद है ऑनलाइन दुनिया की कुछ दिक्कतें कम करना, जैसे कि फेक अकाउंट्स बहुत हो गए हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, और वो नफरत फैलाने वाले भाषण, हेट स्पीच जिसे कहते हैं, बिल्कुल, उस पर लगाम लगाना। तो ये तर्क सरकार ने दिए अपने फैसले के पक्ष में। हाँ, और ये दिलचस्प है कि सरकार ने इसे नियमों के पालन और मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से पेश किया। हम देख रहे हैं दुनिया भर में सरकारें कोशिश कर रही हैं डिजिटल स्पेस को रेगुलेट करने की। उन्हें लगता है कि भाई ऑनलाइन जो हो रहा है, गलत सूचना हो या क्राइम, उसका असर असल दुनिया पर पड़ रहा है। सही बात है। तो नियंत्रण की कोशिश तो समझ आती है, लेकिन ये कोशिशें अक्सर आप कह सकते हैं थोड़ी नाजुक होती हैं, खासकर जब बात अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दों पर आ जाती है। और जैसा नेपाल में हुआ, इसके परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं, विस्फोटक भी। बिल्कुल, आपने कहा अप्रत्याशित परिणाम, और नेपाल में एकदम यही हुआ। जैसे ही ये बैन लगा, सड़कों पर फौरन रिएक्शन दिखा। खास तौर पे युवाओं ने मोर्चा संभाला। काठमांडू और दूसरे शहरों में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने सड़कों पर आ गए। लेकिन मामला यही नहीं रुका, यहाँ से चीजें और पेचीदा हो गईं। ये प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटाने की मांग तक सीमित नहीं रहे, बहुत जल्दी इनका रंग बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे एक मौके की तरह देखा, अपनी उन शिकायतों को सामने लाने का जो शायद काफी समय से उनके मन में दबी थी। नारे लगने लगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के खिलाफ। हाँ, और राजनीतिक व्यवस्था में जो भाई भतीजावाद या मनमानी के आरोप लगते हैं, उनके खिलाफ भी। ऐसा लगा जैसे सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी, बारूद तो शायद पहले से जमा था। सही कहा। ये फैसला ऐसे समय पर आया जब लोगों में रोजगार, महंगाई, शासन, इन सब को लेकर पहले से काफी गुस्सा था। हाँ, अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे खास सरकारी नीति, जो शायद तकनीकी या कानूनी नजरिए से लाई गई हो, वो लोगों के मन में जो गहरा असंतोष है उसका प्रतीक बन जाती है। सोशल मीडिया आज सिर्फ दोस्तों से बात करने या फोटो डालने की जगह नहीं है। ये जानकारी का स्रोत है, अपनी बात रखने का मंच है, कई लोगों के लिए तो रोजगार का जरिया भी है। हाँ, बिल्कुल। तो जब इस पर रोक लगी तो ये सिर्फ ऐप बंद होने जैसा नहीं था। लोगों को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है, उनके मौके छीने जा रहे हैं, और ये भावना फौरन उन दूसरी बड़ी समस्याओं से जुड़ गई जिनसे लोग पहले से परेशान थे। करप्शन, मौके की कमी, राजनीतिक फैसलों से निराशा। तो ये लड़ाई सिर्फ फेसबुक या ट्विटर बचाने की नहीं रही। नहीं, ये एक तरह से व्यवस्था से निराशा की अभिव्यक्ति बन गई। आपने कहा कि ये व्यवस्था से निराशा की अभिव्यक्ति बन गई। क्या आपके पास जो स्रोत हैं उनमें कुछ ठोस संकेत मिलते हैं कि लोग वाकई पहले से इतने गुस्से में थे, बस एक मौके का इंतजार था? हाँ, बिल्कुल। जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं उनमें ये बात साफ उभर कर आती है। कई एनालिस्ट का मानना है कि नेपाल में पिछले कुछ समय से आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, ये हम जानते हैं। हाँ। साथ ही राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सरकारें बदलना, भ्रष्टाचार की खबरें, ये सब लगातार आ रही थी। तो एक तरह का असंतोष आप कह सकते हैं धीरे धीरे पनप रहा था। अच्छा। और विडंबना देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही वो जगह थे जहां लोग इन मुद्दों पर बहस करते थे,
अपनी भड़ास निकालते थे। जब सरकार ने उसी जरिए को बंद करने की कोशिश की तो वो जो दबी भी भावनाएं थी वो एकदम से बाहर आ गई। प्रदर्शनों में जो नारे लग रहे थे या प्रदर्शनकारियों से जो बातचीत हुई, उससे ये साफ था कि मुद्दा सिर्फ इंटरनेट चलाने या ना चलाने से कहीं बड़ा हो गया है। तो ये तो बात हुई कि प्रदर्शन इतने फैल क्यों गए, लेकिन फिर स्थिति हाथ से निकलने लगी है ना। ये जो शांतिपूर्ण विरोध था ये ज्यादा देर टिक नहीं पाया। दुर्भाग्य से चीजें तेजी से बिगड़ी और प्रदर्शन हिंसक हो गए। खबरें आई कि सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच गंभीर झड़पें हुई। सुरक्षा बलों ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तितर बितर करने के लिए काफी कड़े कदम उठाए। आंसू गैस के गोले दागे गए, बहुत ज्यादा रबर बुलेट चलाई गईं। हाँ, रबर बुलेट्स जो कम घातक मानी जाती हैं, लेकिन पास से लगे तो गंभीर चोट या मौत भी हो सकती है। और चिंता की बात यह है कि कुछ मामलों में असली गोलियों के इस्तेमाल की भी खबरें आईं। जी। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी पत्थरबाजी की और काठमांडू में संसद भवन जैसे जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें घुसने की कोशिश की। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। बिल्कुल, और इसी वजह से प्रशासन को कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, मतलब लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी। हाँ, कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी कई जगहों पर झड़पें रुकी नहीं। ऐसा लग रहा था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। सड़कों पर एक डर का, अराजकता का माहौल बन गया था। और इस पूरे टकराव का सबसे दुखद पहलू वो है जाने जाना। हाँ बिल्कुल, जो रिपोर्ट्स और आंकड़े आ रहे हैं वे बहुत चिंताजनक हैं। इन हिंसक झड़पों में कम से कम 14 से 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 14 से 18 मौतें, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जिंदगियां हैं, परिवार हैं जो उजड़ रहे। इतने बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी होना किसी भी समाज के लिए एक त्रासदी है। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। और इसके साथ ही सरकार पर आरोप भी लग रहे होंगे, जाहिर है। बिल्कुल, जैसा अक्सर ऐसे हालात में होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मुख्य आरोप दो हैं। पहला, सेंसरशिप का, कि भाई सोशल मीडिया बैन करके आपने अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला किया। और दूसरा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग का, मतलब जरूरत से ज्यादा सख्ती बरती गई, जिसमें घातक बल का इस्तेमाल भी शामिल है। हाँ, प्रोपोर्शनेट फोर्स जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ शायद। जी। और ये घटनाएं एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करती हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध को दबाने की हद क्या होनी चाहिए? राज्य की सुरक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकार जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए, ये एक बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी सवाल है। आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात की। क्या बाहर से, मतलब दूसरे देशों या यूएन वगैरह से भी कोई खास रिएक्शन आया इस पर? हाँ, जानकारी तो यही है कि कई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, मीडिया फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ विदेशी सरकारों ने भी नेपाल की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से संयम बरतने को कहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपील की है और ये भी कहा है कि बल प्रयोग के जो आरोप हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो। हालांकि देखिए, हर देश की अपनी कूटनीति होती है, लेकिन इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय ध्यान कहीं न कहीं नेपाल सरकार पर दबाव तो बनाता ही है कि वो अपने एक्शन के लिए जवाबदेह बने। और शायद इसी दबाव का और जमीनी हकीकत का असर अब दिख रहा है, क्योंकि लगातार कैजुअलिटीज बढ़ रही थीं, देश के अंदर गुस्सा था, बाहर से आलोचना हो रही थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि सरकार का जो सख्त रवैया था उसमें कुछ नरमी आ रही है। अब ऐसी खबरें हैं कि सरकार अपने इस फैसले पर, मतलब सोशल मीडिया बैन पर, दोबारा विचार कर सकती है। हाँ, शायद उन्हें भी लग रहा है कि स्थिति को संभालना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और इस बात को और बल मिला जब सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान आए। उन्होंने पब्लिकली कहा कि इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है और देश में शांति बहाल करना है। और उन्होंने संकेत दिया कि ये प्राथमिकता सोशल मीडिया बैन पर अड़े रहने से ज्यादा जरूरी है। ये एक बड़ा शिफ्ट है सरकार के पहले के स्टैंड से। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि शायद सरकार अब पीछे हटने या कम से कम बातचीत का रास्ता खोलने और टेंशन कम करने पर विचार कर रही है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को समेटें तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये स्थिति कई अहम बातें बताती है। पहली तो ये कि जमीनी स्तर पर जो लगातार विरोध होता है, भले ही वो हिंसक हो जाए, और जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता है उसका असर होता है। सरकारें चाहे कितनी भी मजबूत लगें, जनमत और बाहरी आलोचना को पूरी तरह अनदेखा नहीं कर सकती, खासकर जब जाने जा रही हों। सही बात है। दूसरी बात, सरकार शायद अब ये हिसाब लगा रही है कि भाई इस मुद्दे पर अड़े रहने की राजनीतिक और सामाजिक कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है।
जब इतनी मौतें हो चुकी हों, देश का माहौल इतना बिगड़ गया हो, तो किसी एक नीति पर अड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरी घटना डिजिटल युग में शासन की जो जटिलताएं हैं उनको उजागर करती है। कैसे टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की कोशिशें, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग और संकट के समय सरकारी प्रतिक्रिया, इनके बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधना पड़ता है। हाँ, ये दिखाता है कि आजकल इंटरनेट या सोशल मीडिया से जुड़े सरकारी फैसले कितने अप्रत्याशित और दूरगामी सामाजिक और राजनीतिक परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं रह जाता, ये सीधे तौर पर समाज और राजनीति से जुड़ जाता है। तो हमने देखा कि कैसे नेपाल में सोशल मीडिया पर एक बैन लगाया गया। शुरू में कहा गया कि भाई कंपनियां नियम नहीं मान रही, ऑनलाइन सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन ये बहुत तेजी से एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संकट में बदल गया। कहानी शुरू हुई एक तकनीकी आदेश से, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन, हिंसा, दुखद मौतें, इनसे गुजरती हुई अब उस मोड़ पर आ गई है जहां सरकार पर अपने ही फैसले को पलटने या कम से कम उस पर फिर से सोचने का भारी दबाव है। ये सब कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से हुआ। बिल्कुल, और ये पूरी घटना हमें कई गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। जब सरकारें नई टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण करने की कोशिश करती हैं, चाहे रेगुलेशन के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, निगरानी के लिए हो, और जब नागरिक अपने डिजिटल अधिकारों और आज़ादी के लिए खड़े होते हैं, तो इन दोनों के बीच का टकराव क्या रूप ले सकता है? इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। हाँ, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये क्या दिखाता है जब किसी एक खास मुद्दे पर, जैसे यहाँ सोशल मीडिया बैन था, उस पर शुरू हुआ विरोध इतनी जल्दी व्यवस्था से जुड़े बड़े और पुराने मुद्दों का प्रतीक बन जाता है, जैसे भ्रष्टाचार, असमानता, राजनीतिक मनमानी। हाँ, जैसे वो सब मुद्दे सतह पर आ गए हों। बिल्कुल। क्या ये इस बात का संकेत है कि समाज में सतह के नीचे बहुत कुछ उबल रहा होता है, जो बस एक चिंगारी का इंतजार करता है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है, न सिर्फ नेपाल के संदर्भ में, बल्कि दुनिया भर में जहां भी हम तकनीक, शासन और नागरिक अधिकारों के बीच ये बढ़ता हुआ तनाव देख रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया और असल दुनिया अब अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं।